अनंतनाग की खबर से। अनंतनाग के ऐश मुकाम से दिल दहलाने वाली खबर है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हमले के नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। उनमें एक की हालत गंभीर है। जावेद अहमद राथर के रूप में हमलावर की पहचान हुई है। ये द्रावे नबर दोपस क्या दलिल दोपस वल यूर कड़ फेरन अमस कोड़ फेरन थोन युन सोनस फोन तमस कड़ फेरन ना सोन फेरन हर तो अमिस दितुन दब दारित अमिस गई डुल गिन गए ये बचाने तो बीठ अमिस पे तो अस दितन पे दब दारित मैं तो नहीं जुम बोतुम जैसे तो सार पड़ते बोलता बस बैठे मनन क्या हो सो आई क्या बावरी की पाली मैं क्या कर आज सुबह सवेरे ये बदकिस्मती वाक़ा पेश हुआ हमारे नज़दीकी यहाँ पेश मुकाम में कोई ज़ख्मी आ गए। मुझे वहाँ से कॉल आई। हमारी टीमें फटाफट, हमारा स्टाफ वहाँ पर बिल्कुल मौजूद था। हमारी टीमें स्पॉट पर पहुँचेगी, गाड़ियाँ भेजी गई, मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट्स एंड एमरजेंसी ड्रग्स। हमने वहाँ पेशेंट्स को अटेंड किया, जिनमें जो उसमें से ज़ख्मी थे, कुछ लोगों को वहीं पर ट्रीट किया, कुछ को SDH सीर और कुछ को GMC भेज दिया। तो अभी तक जो इतलात है उसमें हमारे अभी तक 3 डेड बॉडीज जो है, इसमें बदकिस्मती से 3 मौत हुई है। जख्मी हमारे स्टेबल हैं, उसमें एक क्रिटिकल है जिसको हमने GMC शिफ्ट किया, वहाँ से उसको सिक्किम रवाना। हम वो मार्चरी में रखे हैं। अभी प्रिलिमिनरी उनकी चल रही कि कौन कौन है, वो हम आपको जितने हमारे वो कंप्लीट हो जाएगा हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर NIA की छापेमारी जारी है। जम्मू सहित कुलगाम और पुलवामा में NIA की छापेमारी जारी है। कई जगहों पर SIA की भी कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि NIA की तरफ से एक शख्स को डिटेन किया गया है, जिसको अभी गाड़ी में डाल के यहां से ले जाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को शक है कि ये जो शख्स है ये कई आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो मुलविस है। ये ऐसे शख्स हैं जो कि जो समाज में छुपे हुए होते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो आतंकवादियों को दी जाती है। इस तरह के जो टेरर नेटवर्क है, टेरर फंडिंग में इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं पीर मिठा पुलिस स्टेशन से अब इस शख्स को निकाल के ले जाया गया है और यहाँ इस पे ये शक है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो आतंकवादियों को ये पहुंचा रहा था और इसको आज डिटेन करके पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला कुलगाम के तकरीबन 6 मकामात पे आज सुबह से ही NIA की छापेमारी जारी है और हम आपको बताएं कि यहाँ की 6 लोकेशंस पे NIA ने रेड डाली और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। हम आपको बताएं कि ये छापेमारी जो है इसका सिलसिला गुज़श्ता महीनों से ही जारी है और टेरर फंडिंग और दीगर मामलों के तहत छापेमारी अंजाम दी जा रही है। तकरीबन 6 मकामात पे कुलगाम की 6 लोकेशंस पे आज सुबह से ही रेड डाली गई और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और NIA की टीमें जो हैं वो इस छापेमारी में शामिल थी। और हम आपको बताएं कि यहाँ के तकरीबन अगर हम 6 जगहों की बात करें जिसमें गुदर, हड़ीगाम, नरसिंहपुरा, गोपालपुरा शामिल हैं, उसके साथ साथ तकरीबन 20 जो रिहायशी मकानात हैं वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी थी और 6 लोकेशंस पे तकरीबन 20 रिहायशी मकानों में जो है ये छापेमारी अंजाम दी गई। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। तो लगातार आपको हम सुबह से खबर दे रहे हैं कि किस तरह से NIA की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और सुबह से हमने आपको इसकी तफसीलात बताई हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार इसकी अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम रुख करेंगे ज़हूर का, जो इस वक्त हमारे साथ कुलगाम से मौजूद है। ज़हूर, ताज़ा क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो छापेमारियां चल रही थी वो सब आज पूरी हो गई हैं या अब भी कहीं कहीं छापेमारी चल रही है, और क्या इतलात मजीद मिल पा रही है ज़हूर?
बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही ये छापामारी जारी है और हम आपको बताएं कि तकरीबन 6 लोकेशंस पे ये छापामारी थी। और हम आपको बताएं कि जो हमें इतला मौसूल हुई है, एक उस्ताद जो है गवर्नमेंट टीचर, उसके घर में एक पंच जो है स्टिंग पंच, उसके घर में, और हमें जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक एक जर्नलिस्ट भी है, उसके घर में भी ये छापामारी अंजाम दी गई। और तकरीबन 6 लोकेशंस जो हैं, 6 लोकेशंस पे ये छापेमारी अंजाम दी गई और तकरीबन 20 रिहायशी मकानों की जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और जैसा अभी हमें इतला मिली है उसके मुताबिक जो ये सर्च ऑपरेशंस हैं ये अभी भी जारी हैं और एनआई की रेड्स जो हैं पूरे जिले के अंदर जो हैं बराबर मुसलसल जारी हैं। और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया जा सकता है और साथ में जो इनडिस्क्रिमिनेटेड मटेरियल है वो शायद जब्त किया जा सकता है। और इसमें अभी जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक अभी भी ये छापेमारी जारी है। जी जरूर, आप बता रहे हैं कि जिन लोगों को अभी फिलहाल पूछताछ के लिए या हिरासत में लिया गया, उनमें एक टीचर है, उनमें एक जर्नलिस्ट भी है, उनमें एक और शख्स भी है, तो क्या ये समझा जाए कि इस तरह के लोग जो हैं जिन पर कहीं ना कहीं शक है और इसलिए एनआईए जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये एक नया तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है? क्या इसी को एक नाम दिया गया है कि हाइब्रिड तौर पर ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर नहीं दिखते लेकिन छुपे तौर पर ये लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और आतंक का जो नेटवर्क है वो जिंदा रहता है? या फिर जिसको हम OGWOs माजी में कहते थे, तो बिल्कुल इसका बराबर कनेक्शन है। और जो मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए और टेररिज्म रिलेटेड फंडिंग और दीगर मामलात को रोकने के लिए और इनका कलाकमा करने के लिए जो छापेमारी थी वो बिल्कुल पिछले कई महीनों से या गुज़श्ता सालों से जारी है। और अगर हम NIA रेड्स की बात करें या फिर SI रेड्स की बात करें तो इसमें यह है कि इनकी नकील कसी जा रही है और जो टेरर फंडिंग मामलों में लोग मुलव्वस है, चाहे वो वाइट कॉलर लोग हों या फिर सरकारी मुलाजमीन हैं या फिर और कुछ लोग हैं जो बराह रास्त जिनका कनेक्शन टेररिज्म के साथ होता है, उनकी नकील कसने के लिए इस तरह के छापे अंजाम दिए जा रहे हैं। और ये छापेमारी जो है ये गुज़श्ता कई महीनों से जो है वो जारी है। अगर हम कुलगाम की बात करें, यहाँ पे इससे कबल भी जमात इस्लामी की प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की गई या फिर और लोगों के घरों में छापे डाले गए। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज की तरफ से जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़हूर तमाम जानकारी के लिए। तो ज़हूर रिजवी हमें बता रहे थे कि किस तरह लगातार अभी वहाँ पर छापेमारी जारी है और उन तमाम लोगों से के घरों में रेड भी पड़ रहे हैं जिन पर किसी न किसी तरह से कोई शक जाहिर हुआ है या कोई क्लू मिला है पहले से गिरफ्तार कुछ लोगों के ज़रिए से। शुक्रिया ज़हूर आपका। और इसके साथ ही हम रुख करेंगे अभी अगली खबर का। अगली खबर जम्मू से है। घाटी से जम्मू ट्रांसफर की मांग। अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते पिछले कई दिनों से कश्मीरी पंडित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
रहबरे खेल पॉलिसी के तहत एम्प्लॉइज लगे पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाद आज पहुंचकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो काफी समय से इनकी मांगे हैं, जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर मांग। जी सर, हम रविंद्र राणा के पास इसलिए आज हम यहाँ आए अपना प्रोटेस्ट लेके, ताकि वो अपना वादा जो उसने किया है वो ना भूले। उसने हमें पिछली बार स्ट्राइक कॉल ऑफ करवाई, क्योंकि एलजी साहब से हमारी जब मुलाकात हुई उसने बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर आ ही जाएगा, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और जब हम रविंद्र राणा से मिले उसने बोला आपको मैं भी वादा करता हूँ, आप अब एलजी साहब के वास्ते ये प्रोग्राम कॉल ऑफ कीजिए। लेकिन आज 6 महीने हुए और जो उस टाइम वो मेमो निकला था उसके पॉइंट्स दिन ब दिन वो एक एक करके इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। और कल हमारा सिंपल प्रोटेस्ट था एलजी साहब के घर के पास जाना बाज़ाब्ता डिसिप्लिन में, लेकिन पुलिस ने हमें वहां जाने से रोका। अब आज हमारी यही डिमांड है, जो हमारा 7 साल का प्रोबेशन है उसको कम किया जाए, जैसे आरईटी पैटर्न था, जैसे भी सारे रहबर स्कीमें चल रही है उनका 5 साल प्रोबेशन है, वही हमारे साथ भी किया जाए। लेकिन भाजपा ने कमेटी भी बिठाई, लेकिन कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, उल्टा हमें पड़ रहा है। आज ये जो हमारे 2017 में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट ऑर्डर आया था, बाज़ाब्ता बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार थी, उन्होंने एक कैबिनेट किया था कि इनके पोस्ट्स तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि ये पूरे 3000 टीचर्स एडजस्ट ना हो जाएंगे, पूरे एब्जॉर्ब ना हो जाएंगे, तब तक इनके पोस्ट फ्रीज हो रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, ये वो पोस्ट डिफ्रीज करने जा रहे हैं। कल को जब हमारे 7 साल हो जाएंगे पूरे, हम कहां पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, यही हम इनसे डिमांड कर रहे हैं। और अगर ये सुप्रीमियम पोस्ट हमारे रखेंगे, जिन स्कूल में हम काम कर रहे हैं हमें वहीं पे एडजस्ट करेंगे 7 साल के बाद, हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ी। इसीलिए हम आज बीजेपी की कार्यकर्ताओं के पास फिर से आए हैं और इनकी ये चेतावनी बोलने आ रहे हैं कि कल 11 बजे यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली पैदल मार्च लेके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में ना तो बीजेपी की कोई सुनता है, ना ही तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। अब हमें शायद दिल्ली फरियाद लेके जानी है अमित शाह साहब और मोदी साहब, इसलिए हम कल दिल्ली जा रहे हैं। साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और इनकी मांग है कि जो 7 साल का इनका प्रोबेशन पीरियड है उसे जो है वो कम किया जाए। नेताओं ने इनके साथ वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कल इनका कहना है कि कल यहाँ से दिल्ली ये मार्च करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे इनकी मांगे जो है उसे पूरा किया जाए। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोहरा। रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू की विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी। रूबिया सईद का 1989 में अपहरण हुआ था। इस मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक आरोपी हैं। कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार अलर्ट है। इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। राज्यों को सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यह बैठक 3 बजे होगी, जिसमें कोरोना की स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डाउनटाउन के शहर खास मार्केट के दुकानदार परेशानी से दो चार हैं। पिछले 10 सालों से ये सरकार से पार्किंग की मांग कर रहे हैं, पर अब तक किसी भी सरकार ने इनकी मांगों पर कान नहीं धरा है। पेश है श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। डाउनटाउन में शहर खास मार्केट की एक अलग पहचान है। आपको बता दें कि गंज, बौरी कदल, जैना कदल जैसे मार्केट दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। इन मार्केट में ड्राई फ्रूट, शादी के सामान, कपड़े, सूखी सब्जी, तांबे के बर्तन वगैरह मिलते हैं और इन बाजारों में हमेशा खरीदारों का रश रहता है। पर इन मार्केट में पार्किंग की सहूलत न होने से दुकानदार काफी परेशान हैं। दूर दूर पे कस्टमर तिमन पार्किंग कहीं सिस्टम, इसलिए मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील करान कि
तम दिन पार्किंग कुन जाए यम सन मसाइल हल गन आज कह कस्टमर पन गाड़ी हेत गाड़ी वारे कहें दूर ये मतलब इस्लामाबाद पे बारामूला पे सोपुर पे लकट लकट गाँव तत पे योर लुक तिम प्रोविजन जरूरत ड्राई फ्रूट जरूरत तो तिम गाड़ी जरूरी सत तमें वर कहें नफर वस गाड़ी वारे इसलिए तम प्रॉब्लम गसा सठा अस दुकानदार गसा प्रॉब्लम मतलब खरीदार चलान तमिस मतलब जाय रूज गाड़ी थवनस सह चलान तकरीबन 5-10 साल से हम लगातार हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, रियासती सरकार से, कि यहाँ जो एक ट्रेड सेंटर माना जाता है, एक बिज़नेस हब माना जाता है, आज ही नहीं बल्कि सालों साल से, मगर उसके बावजूद जब डीसी साहब ने भी यहाँ बहुत से दौरे किए, उसने भी ये माना कि यहाँ पार्किंग जो है इसकी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। चाहे ताजरू को, चाहे आजकल आप देखें कि दूर दराज इलाकों से जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं, सबके पास गाड़ियाँ होती है, चाहे किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, लेकिन उनको ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। उसका कारण यही है, पूरा जो शहर खास है, चाहे गाड़कोचा है, एसआरगंज है, जैना कदल है, बोहरी कदल है, जितने भी मार्केट्स है, ये सारे हेरिटेज मार्केट्स है। मगर बदकिस्मती से जो पिछले सरकारें यहाँ आ गई, चाहे कोई भी सरकार हो, रियासती सरकार, जो भी साबिका सरकारें आ गई, लेकिन उन्होंने यहाँ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आए दिन श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भीड़ और ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। आजकल लोग अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए बाजारों का रुख करते हैं, जिसके चलते ज्यादा भीड़ नजर आती है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्किंग लॉट के लिए दरख्वास्त दी, पर इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका। यहाँ की गवर्नमेंट है, एलजी गवर्नमेंट है, मैं उससे रिक्वेस्ट अपने इस शहरी खास से, अपने प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, जितने हमारे जुमरा है, हमारे इस फेडरेशन में है, उनकी तरफ से मैं एलजी गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, ना तो यहाँ पार्किंग है, सबसे मेन है जो हमारे कस्टमर आते हैं बारामूला सोपोर से आते हैं, जितने गाँव हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ एसआरगंज ये सेंट्रल एशिया का मार्केट था। ये बार बार हम सुनते हैं न्यूज़ में शहरी खास को हम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करना है? पहले तो मेन जो है ट्रांसपोर्ट इज द मेन, जहाँ पे सारा रोटेशन दिन भर रात होती है, रोटेशन जो है जो ट्रांसपोर्ट का है। अगर हमारे घर में गाड़ी की जगह नहीं, सड़क नहीं, तो गाड़ी कहाँ हवा में रखेंगे? दूर दराज इलाके से लोग इन मार्केट में शॉपिंग करने आया करते थे, पर पार्किंग की सहूलत न होने से अब लोग यहाँ आने में कतराने लगे हैं। दुकानदारों ने एलजी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो दुकानदारों और खरीदारों की मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए पार्किंग लॉट बनवाएं, ताकि दुकानदारों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। और अब खबर एक हिमाचल प्रदेश से। सीमेंट कंपनी और ट्रक यूनियन विवाद मामले में सरकार ने फिर पहल की है और इस मामले को सुलझाने के लिए अब शिमला में स्थायी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की जाएगी। आज शाम 3 बजे परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें अंबुजा सीमेंट कंपनी प्रबंधन, ट्रक यूनियन और डीसी सोलन भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त एक अहम खबर, दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी आज ही आने वाली है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सीएम सुक्खू की प्रदेश वापसी 25 दिसंबर तक हो सकती है। एक बार फिर आपको बता दें, ये काफ़ी अहम खबर है। खबर के मुताबिक दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोविड टेस्ट किया गया है और इसकी रिपोर्ट भी आज आ सकती है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सीएम सुक्खू की प्रदेश वापसी 25 दिसंबर तक हो सकती है। जैसा आप सभी को पता है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सदन में क्वारंटीन है दिल्ली में, क्योंकि जब वो आज से 4-5 दिन कबल जब उनका कोविड टेस्ट हुआ था तो वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। और हालांकि उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य बेहतर है। आज भी संभावना है कि उनकी रिपोर्ट दोबारा आ सकती है, जांच रिपोर्ट कि अब क्या वो पॉजिटिव अब भी है या रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो 25 दिसंबर तक उनकी वापसी हिमाचल प्रदेश हो सकती है।
और इसी के साथ एक और अहम खबर है, सीएम की वापसी की संभावना के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जल्द राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और ये शपथ ग्रहण 25 दिसंबर से पहले या जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 25 दिसंबर की दोपहर बाद अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद के बाद राज्यपाल का गोवा जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल 31 दिसंबर की शाम को वापस शिमला लौटेंगे। और अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी हिमाचल प्रदेश के विधायक दल की बैठक 25 दिसंबर को शिमला में होगी, जिसमें विधायक दल के सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। ये बैठक राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में होगी, जहां विधायक पीएम मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। और शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीजों को आज से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करीब 23 विभागों के 50% डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं। यहां इस अस्पताल में रोजाना 3 से 4 हजार मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में डॉक्टरों के छुट्टी पर जाने से ओपीडी समेत सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने वाला है। हिमाचल में 10 दिन में 300 से ज्यादा ऐसे दफ्तर बंद कर दिए गए जो पिछली सरकार में खोले गए थे। बीजेपी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, तो सरकार अपने एक्शन पर जवाब देते हुए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। डी नोटिफिकेशन पर पूर्व सीएम को सरकार का जवाब। बदला नहीं, गलतियों को ठीक कर रही है सरकार। कांग्रेस ने जयराम को दिलाई साल 2017 की याद। जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी और ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पिछले 6 महीने जो कांग्रेस की सरकार की उनके सारे फैसले जो है वो रद्द किए थे। तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बीजेपी से 2017 का हिसाब चुकता कर रही है? क्या वो 2017 में वीरभद्र सरकार के फैसलों को बदले जाने का बदला ले रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सत्ता में आने के साथ ही सुखविंदर सरकार ने जयराम सरकार के उन फैसलों को बदलना शुरू कर दिया जो पिछले 9 महीने के दरमियान लिए गए। जयराम ठाकुर के राज में खुले स्वास्थ्य, राजस्व और वन विभाग के नए दफ्तरों को बंद कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी, बिजली और कृषि विभाग के भी नए दफ्तरों को बंद किया गया। अब तक 306 से ज्यादा नए दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। 178 नए स्वास्थ्य संस्थानों और 79 पटवार सर्कल बंद किए गए। मंडी में 40, सोलन और कांगड़ा में 25 स्वास्थ्य केंद्र बंद हुए। राजस्व और वन विभाग के भी 111 दफ्तर बंद किए गए। 3 तहसील, 20 उप तहसील और 9 कानूनगो सर्किल बंद हुए। पीडब्ल्यूडी के 16 नए सर्किल, डिवीजन, सब डिवीजन भी बंद हुए। बिजली बोर्ड के 32 नए सर्किल और डिवीजन ऑफिस भी बंद हुए। मंडी में बागवानी विभाग का शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय भी बंद हुआ। मंडी हवाई अड्डे के सर्वे के लिए नियुक्त कंपनी को भी बदला गया। इन फैसलों को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जनता की मांग पर खोले गए, अपग्रेड किए गए संस्थान जो कार्य करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे संस्थान के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की नजर है।
इसे लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दोपहर 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर बैठक करेंगे। इस बीच राज्यों को सतर्कता बरतने और निगरानी करने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में अस्पतालों में कैसी तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता जम्मू और श्रीनगर से जुड़े हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त जो आप खबरें देख रहे हैं, इसके मुताबिक जो कोरोना को लेकर एक फिर से खौफ का जो माहौल पैदा हुआ है वो इसलिए है क्योंकि चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार की इस पर लगातार नज़र है। इसको लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और सूत्रों के अनुसार आज भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दोपहर 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति और तैयारियों पर बैठक करेंगे और साथ ही साथ इस बीच राज्यों को सतर्कता बरतने और निगरानी करने की सलाह भी दी गई है। आपको हम बताएं कि जम्मू कश्मीर में भी इस बाबत सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे संवाददाता हैं रईस मागरे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम उनसे पूछेंगे कि क्या रईस, पर आवाज़ आपको मिल रही है? जम्मू कश्मीर में किस तरह की जी सर स्थिति देखी जा रही है और एहतियात किस तरह की बरती जा रही है? क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने वहाँ कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया है, कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं? आप किस जगह पे हैं इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में और यहाँ पे भी हमने हेल्थ अधिकारियों से बात की, ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि फिलहाल जो है वो हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो मास्कों का जो है वो इस्तेमाल करें, इसके साथ जो कोविड बिहेवियर है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको फॉलो करें और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। आज यहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही है, जगह मंतखब हो रही है कि अगर कोविड की वेव आती है तो उसके चलते जो इंतजामात है उन्हें देखा जा रहा है, मीटिंगें हो रही है। तो पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है और लगातार वो इन चीजों पे नजर रख रही है और सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से सर्वेलेंस में है। जी और क्या इसको लेकर जो एक आम लोगों की अगर हम बात करें कि उनका रिस्पांस किस तरह का नजर आ रहा है? क्या आम लोगों तक भी अब ये बात पहुंच रही है कि कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं? ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आम लोग भी वो तमाम तरह के जो SOPs हैं उसको फॉलो करें। क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो जो है थोड़ी मतलब उसकी तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन पहले आए तब हम जो है कुछ इस तरह की का प्रिकॉशन लेंगे? क्या देख रहे हैं आप वहाँ? जी हाँ, अगर हम देखें तो अभी जो लोग हैं वो काफी सतर्क है और वो सारा जो है मीडिया पे देख रहे हैं कि जिस तरह से चाइना में फिर से ये कोविड वेव जो है वो उठी है, तो उसके बाद यहाँ पे भी लोगों ने जो है वो अपने आप भी सतर्कता बरतना शुरू किया है। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अब यहाँ पे मीटिंगें कर रही है, तमाम चीजों को वो देख रही है, जो कोविड बिहेवियर है, SOPs है, उनको वो फॉलो करने की बात कर रही है। साथ ही साथ लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और साथ ही साथ तमाम उन चीजों का ख्याल रखे जिनकी वजह से जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। तो यहाँ पे भी अब लगातार प्रशासन के लोगों से भी हमने बात की है, ऑफिसर से बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि मीटिंगें हो रही है और साथ ही साथ वो जगह देख रहे हैं कि अगर कोविड की वेव बढ़ती है तो ऐसे में सरकार के पास जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, क्या होंगे, इन तमाम चीजों पे जो है वो बात हो रही है, देखा जा रहा है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है और लगातार जो है वो कोविड इस वेव पे जो है वो नजर रख रही है और तमाम चीजों को जो है वो क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जी रईस, क्या कुछ लोगों से वहां बात हो सकती है जो आपके आसपास मौजूद हैं? क्या आप ऐसा करें, कुछ लोगों को इकट्ठा करें। मैं आप एक बार राजेंद्र टिक्कू के पास पहले जाता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। रईस मागरे आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। राजेंद्र टिक्कू, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
केंद्र से जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने पहले कल संसद में बयान दिया, उसके बाद फिर आज एक मीटिंग भी होनी है, तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उनसे उनकी मीटिंग होनी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, क्या उनके बीच इसको लेकर कुछ लग रहा है कि हाँ अब उन्हें एक बार फिर से न सिर्फ ये कि सतर्क होना है बल्कि वो तमाम चीज़ों को फिर से अपनाना है, मास्किंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है? क्या स्थानीय प्रशासन ने कोई इस तरह का गाइडलाइन जारी किया है? अभी हम ये बता दें आपको विशाल की जो इसको लेके प्रिपरेशंस हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पे की गई हैं। हम अभी गांधीनगर हॉस्पिटल में हैं जहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ के जो स्पेशल कोविड वार्ड है, वार्ड्स हैं, उनको बनाया गया है जी, और ऑपरेशन थिएटर कोविड पेशेंट्स के लिए और बाकी जो सहूलियात दस्तयाब रखनी है उसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयारियां हो चुकी हैं। इस ज़िम्न में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जी गांधीनगर हॉस्पिटल के जी। इनसे हम बात करें। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि किस हद तक आप तैयार हैं इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए? हम पूरी हद तक तैयार हैं। हाँ, जब फर्स्ट वेव आई थी हमारी 2020 में अप्रैल में, तब शायद हमें जानकारी नहीं थी कि कैसा वायरस है और ये क्या करेगा और डेथ्स होगी क्या नहीं। तब हम लोग बड़े घबराए हुए थे, ट्रेंड भी नहीं थे। पर सेकेंड फेज़ के आते आते हमारे यहाँ ऑक्सीजन सप्लाईज भी, ऑक्सीजन प्लांट भी लगे, हमारे ऑपरेशन थिएटर भी फंक्शनल हुए, हमारे आईसीयू जो न्यूनेटल आईसीयू है बच्चों का और एडल्ट्स का, वो फंक्शनल हुए। आज देख रहे हो आप, हमारे पास वेंटिलेटर हर बेड पे है, हमारे पास मॉनिटर हर बेड पे है, जिससे कि पेशेंट का बीपी, हार्ट रेट, उसकी ईसीजी देखी जा सकती है। ऑक्सीजन के बैकअप के लिए हमारे पास जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है 5 लीटर का, 10 लीटर का, 20 लीटर का। एक्सरे हमारे पास बाहर है जो इनके लिए एक्सक्लूसिव है। तो हमारे सारे 200 बेड हैं जो हमारे कोविड के। आज की डेट में हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में कोविड का कोई भी कर सकते हैं। हमने सेकेंड फेज में जितने भी ऑपरेशन हुए, चाहे वो आई का हो, ईएनटी का हो, सीटीबीएस का हो, सर्जरी का हो, बिसाइड मैटरनल तो हमारा है ही है, सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी तो हम यहाँ करते ही हैं। तो बाकी भी ऑपरेशन जम्मू डिवीजन के हमने सेकेंड वेव में यही किए। तो इस वे में हमारी प्रार्थना है भगवान से कि ऐसे केसेस ना आए, पर इन केस कोई केसेस आते हैं कोविड के तो हम पूरी तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। 200 बेड तक हमारी कैपेसिटी है। इस समय हमने 50% कोविड रखा है, 50% नॉन कोविड। तो ऐसा अगर केसेस बढ़ेंगे तो हम कोविड के बेड जो है बढ़ा देंगे, 100% करेंगे। पर मैं यही चाहता हूँ, प्रार्थना यही करता हूँ कि नहीं। राजेंद्र, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अभी हालिया दिनों कितने नंबर्स में पेशेंट आ रहे हैं, या इस तरह का जो असर है वो कोविड का वो कितना है पिछले कुछ हफ्तों या महीनों की बात करें? पिछले कुछ हफ्तों या महीनों की बात करें, कितने पेशेंट्स आए हैं कोविड के यहाँ पे, आप ये बताएं। इस साल जो था हमारा जुलाई में पेशेंट कोई 135 आए थे, उसका 15-20 पेशेंट हमारे पास आते हैं कोविड के, ज़्यादा नहीं आए। और पिछले 2 महीने से हमारे पास कोई केस नहीं है कोविड का। हाँ, कुछ इक्का दुक्का जो सिजेरियन, पर वो भी कोविड जो इस साल आया है वो नॉन सिम्टोमेटिक था, कोई भी उनको सिम्टम नहीं थे, खाली वो कोविड पॉजिटिव थी और मदर का ऑपरेशन होना था या नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल में लाया गया। तो वो हमारे पे इस साल को इतना लोड नहीं पड़ा। इस साल हमने नॉन कोविड अपना स्टार्ट किया है और एवरेज हमारी 80 to 100 एडमिशन इस समय हमारे पास पेशेंट्स हैं। क्या बताना चाहेंगे अवाम को, कौन सी एहतियात ऐसी करनी ज़रूरी है अब की बार इस वेरिएंट को लेकर? मैंने देखा है कि लोगों ने मास्क डालना छोड़ दिया है। कल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, लोकसभा के स्पीकर ने, राज्यसभा के स्पीकर ने, जितने प्रोमिनेंट लोग हैं, इवन हमने अपने हॉस्पिटल में भी अब सर्कुलर आज इशू किया है कि सब लोग मास्क लगाएं। तो लोकल जो ले मैन है और आम लोग हैं, नागरिक हैं, जिनके घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको खास एहतियात रखना है, क्योंकि कोविड से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर जो अगर कोई ओल्ड एज है या जो कोमॉर्बिड है, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को जो है सीरियसनेस आ सकती है। तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखें। बाहर भी दुकानों में ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें। 3 मीटर का जो डिस्टेंस हम बोलते हैं वो मेंटेन रखें। हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें, आदाब करें, जो हमारा कल्चर उसको अपनाएं। हाथ को धोएं, कुछ भी खाने से पहले, मुंह में हाथ लगाने से पहले हाथ को जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें। यही जो है हमें बचा सकता है। और हमारा वैक्सीन जो बड़ा इफेक्टिव है जो हमने लिया है, हम सब ऑलरेडी बड़े सारे इम्यून है, बट जो
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पिछले कोविड में, मुझे लगता है सब लोगों को ये जानकारी है पर उसको फॉलो नहीं करते। भीड़ में जाना छोड़ दें, थिएटर हॉल्स में, क्लब्स में, पार्टीज़ में, पिकनिक्स में आप थोड़ा अवॉइड करें जब तक ये वायरस कम नहीं हो जाए। जी सर। जी, तो राजेंद्र टिक्कू इस वक्त मौजूद हैं गांधी के हॉस्पिटल में और आपने जैसा वो दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कितनी तैयारियां वहां हैं अस्पताल में, इसको लेकर तैयारी मुकम्मल की जा रही है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटने में अस्पताल खुद को सक्षम पाए। राजेंद्र, हम आपको दोबारा लौटेंगे, फिलहाल फिर से एक बार रुख करते हैं रईस पारगी का। रईस, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या लोगों में भी इसको लेकर एक जागरूकता फिर से पैदा हो गई है? क्या लोग महसूस कर रहे हैं कि ये खतरा बड़ा और ये बहुत गंभीर ये मसला बन सकता है, तो उसको लेकर एहतियात बरतें? यहाँ पे हालात हुए थे तो सब लोगों को पता है कि अब किस तरह से क्या बिहेवियर उनको फॉलो करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोग जो है उस तरह से अवेयर नहीं है। उनको ये नहीं पता कि दोबारा से जो कोविड है वो वापस आ रहा है, वो वेव वापस आ रही है। तो हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अभी उनको इसके बारे में उतना पता नहीं है, इल्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बिना मास्क के हैं, उस तरह से कोविड बिहेवियर जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उस तरह से जो गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है और उस तरह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है जिसके चलते जो है ये चीजें जो है वो कंपलसरी होंगी फॉलो करने के लिए। तो यही वजह है कि अभी लोग जो है वो उतने जागरूक नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो अवेयर लोगों को किया जा रहा है, मीटिंगें हो रही है और प्रशासन की ओर से वो तमाम स्टेप उठाए जा रहे हैं जो कि नेसेसरी स्टेप्स है, ताकि अगर ये वेव आती भी है तो इससे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सक्षम रहे। जी रईस, एक और अहम बात है यहाँ पर, जैसे लगातार एक रोज कबल भी हमने देखा कि दिल्ली में इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, खुद वजीर आजम उसमें मौजूद थे। आज भी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो उनकी आज फिर से बैठक होनी है। तो क्या ये समझा जाए कि अभी जो तमाम स्टेट्स को चूंकि एडवाइजरी जारी होनी है, उम्मीद की जा रही है कि एडवाइजरी जारी होगी, क्या लोगों को इस तरह का इंतजार है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ गाइडलाइंस का इंतजार है? क्या लोग खुद ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है कि अगर वो लापरवाही बरतेंगे? रईस जी, अगर हम देखेंगे तो अभी लोग इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी पता नहीं है कि ये कोविड वेव जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू हो गई है चाइना में। तो यही वजह है कि अभी लोग इसको जो है वो इजी ले रहे हैं, वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मास्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, साथ ही साथ वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो यही वजह है कि अभी बिल्कुल लोगों को गाइडलाइंस का इंतजार है कि कोई गाइडलाइन आएंगे उसके बाद ही वो इसको फॉलो करेंगे। तो पिछली बार भी ये देखा गया था कि लोगों की इग्नोरेंस की वजह से जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस बार प्रशासन जो है वो टाइमली जो है वो गाइडलाइंस जारी करेगी, एडवाइजरी जारी करेगी, ताकि उस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फिर से दोबारा ना हो। बिल्कुल, आपके आसपास कई लोग आते जाते दिख रहे हैं, उनमें से कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी है। इसका मतलब है कि जिन तक ये जानकारी पहुंच चुकी है, जो अवेयर हैं, जो चाहते हैं कि एक तो हम भी बीमार ना पड़े और हमसे किसी दूसरे तक बीमारी ना पहुंचे, वो इस पर अमल करना जारी रखे हुए हैं। राजेंद्र टिक्कू, आपके पास आना चाहूंगा। आपने अस्पताल की तैयारी दिखाई, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ताकि ऐसे किसी भी हालात से हम निपटने में खुद को सक्षम पाएं। लेकिन राजेंद्र, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या लोगों तक ये जागरूकता या आने वाली जो एक ऐसा अंदेशा है कि खतरा बड़ा हो सकता है, क्या लोग इसे अभी फिलहाल सीरियसली लेने को तैयार नहीं है? क्या उन तक ये बात पहुंचाई नहीं जा सकी है? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइन या एडवाइजरी का इंतजार किया जा रहा है? अभी मुकम्मल तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि लोग इसे इनकार कर रहे हैं कि वायरेंट अगर आएगा तो ये असर नहीं करेगा। किसी हद तक लोग जो एहतियात हैं वो बरत रहे हैं, लेकिन जो आपने देखा सेकेंड वेव के बाद जो कुछ भी मास्क लगाना या बाकी कुछ जो एहतियात थे लोगों ने तर्क कर दिए थे, लेकिन इस नए वेरिएंट के साथ लोग सतर्क हो गए हैं। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है,
वो भी इसमें आगे आगे चल रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि नए से वो सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे लोगों को। और मजीद ज़रूरत है लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि ये वेरिएंट खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। और लोगों को ये बताने की ज़रूरी है कि एहतियात बरतने से ही वो इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। और जो कुछ भी एहतियात बरतने हैं, डॉक्टर साहब ने अभी बताया हमें, तो उसको मद्देनजर रख के हमें आगे चलना होगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। जी राजेंद्र, एक सवाल ये भी था कि जो पिछला दौर गुजरा है कोरोना का, उस दौर में ये गांधीनगर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर किस तरह के हालात थे? मुझे लगता है कि जब लोग ये समझेंगे कि क्या हम किस दौर से गुजर चुके हैं, कितने लोग ऐसे थे जो गुजर गए, लेकिन जो लोग हैं उन्हें न सिर्फ अपने ऊपर ख्याल रखना है बल्कि उनसे वो जरिया ना बन जाए दूसरों तक बीमारी पहुंचने का। तो उस हिसाब से अगर आप देखें राजेंद्र, तो ये अस्पताल किस हद तक तैयार है और कितने लोग बैक वक्त यहाँ पर एडमिट किए जा सकते हैं और कितने लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सकती है? राजेंद्र, हमने जो पहले मंजर देखे हैं जो कोविड में हुए थे, यहाँ पे बेड्स का इंतजाम नहीं था, पूरी तरह तैयारी उस वक्त नहीं थी जी। लोग सड़कों पे थे और मैं आपको ये बता दूं, हमने उस बारे में कवरेज भी की। गैस, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह थे वो पार्क्स में दी जाती थी उन पेशेंट्स को, यानी हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं थी जी। जहां तक अभी की बात अगर हम करें, हर वार्ड में यहाँ पे बीपी मॉनिटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, जिससे बिल्कुल चेक किया जाता है हर आधे पौने घंटे के बाद। तैयारियां बिल्कुल रखी जाती हैं। रहा सवाल के पिछले जो थे, जो इंतजामात थे, हम डॉक्टर साहब से अर्ज करेंगे आपसे, ये जो पिछले दौर में जो कोविड का जो पहले वाला या दूसरा वाला था, उसमें किस हद तक तैयारियां नहीं थी आपके पास? अब अगर है अभी भी तैयारियां मुकम्मल आपके पास, तो कितने बेड्स का, कितने पेशेंट्स को आप यहाँ पे रख सकते हैं? अप्रैल 2020 में जब फर्स्ट फेज आया था, तब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बन रही थी। तो उस समय क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में जब कुछ दिन बाद हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज काफ़ी हद पे पॉजिटिव आना शुरू हुए, तो उनको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। तो इट वॉज डिसाइडेड बाई द कमिश्नर सेक्रेटरी दैट टाइम कि हम इस बिल्डिंग में डॉक्टर्स को, नर्सेज को हम रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे खाली बेड्स थे और उसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, कुछ नहीं था, मॉनिटर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, थिएटर्स नहीं थे। तो उस समय हमने माइल्डली सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस रखे। पर सेकंड फेज़ के आते आते पूरी तैयारियां जो शुरू होगी, गैस पाइपलाइन डल गई हमारे ऑपरेशन थिएटर्स तैयार हो गए, हमारे ICUs तैयार हो गए। सेकंड फेज़ में हमने जितने ऑपरेशन से जम्मू डिवीज़न में सबके सब यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में किए। वो ऑपरेशन चाहे सर्जरी का हो, ऑर्थोपेडिक्स का हो, CTBS का हो, ENT का हो, कोई भी कोविड ऑपरेशन हमने यहाँ पे किए। एंड आज की डेट में हमारे पास 200 बेड है, 200 बेड फुल्ली फर्निश्ड, ऑल बेड्स विद मॉनिटर्स, ऑल बेड्स विद सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑल थिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है, वेंटिलेटर्स, न्यूनेटल वेंटिलेटर्स बच्चों के, सब हमारे पास रेडी है। हम 200 पेशेंट हम डील कर सकते हैं। इस समय हमने 50% जो है नॉन कोविड उनके लिए बेड्स रखे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ केसेस कम एंड इंक्रीज, तो हम वैसे ही उनको बेड्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है जितना इंक्रीज केस में हो सकता, तो ये जो बेड है, अगर 200 की यहाँ पे कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जी साहब। जी, के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुपवाड़ा पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और 4 SPO सहित 17 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। SSP कुपवाड़ा ने न्यूज 18 को बताया कि प्राथमिक कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीर है और जिस तरह से जो वंशियात है उसका एक नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। ख़ासतौर से जो युवा हैं वो इसके जद में आ रहे हैं और उससे समाज के बहुत सारे हिस्से इससे जो है बिल्कुल तार तार हो रहे हैं। और इसी पर एक अहम खबर ये है कि कुपवाड़ा पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल और 4 SPO सहित
17 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। यानी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उस पे पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, 4 एसपीओ भी शामिल है। तो कुपवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की है, एक पुलिस कांस्टेबल और 4 एसपीओ सहित 17 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। एसएसपी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 को बताया है कि प्राथमिक कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी जैसा हमने पहले आपको बताया कि इसमें एक पुलिस कांस्टेबल है और 4 एसपीओ हैं, तो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा उन्होंने एसएसपी ने कहा है। यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। यहिया, ये एक अजीब सी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी है और 4 एसपीओज भी हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? यहिया विशाल, जिसे पहले ही हम कह रहे हैं कि जो एक मनशियात है जिसे हम खामोश कातिल के नाम से ताबीर करते हैं, कि यानी कि आज कश्मीर में जो है यहाँ पर जो है मनशियात की बारी खेप आ रही है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। यानी कि हमारे जो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे एसएसपी ने खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर भेजा रहा है। और आज पहली बार जिसे हम कह रहे हैं कि कौम के मुहाफिज यानी कि 5 एहलकार समेत 17 अफराद की गिरफ्तारी, जिनमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल है। यानी कि पुलिस का कड़ा पैगाम, पुलिस का कड़ा संदेश, कहा कि अब की बार पुलिस एहलकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी लोग इसमें मुलविस हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक के लिए कानून एक है। और यही वजह है कि आज कुपवाड़ा पुलिस ने 5 पुलिस एहलकारों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया जो मनशियात फरोशी में मुलविस थे। यानी कि एक कड़ा पैगाम जो मैंने कहा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसएसपी कुपवाड़ा योगल मनहास साहब। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज 17 अफराद की हुई गिरफ्तारी, 5 पुलिस एहलकार शामिल, आखिर ओरिजिन क्या है, कहां से आता है, क्यों कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, यहां के लोगों को इसमें धकेलने की कोशिश की जा रही है। जी एस साहब, क्या कहेंगे? न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम, और आपने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है आज के डेट में, यानी कि 17 अफराद की गिरफ्तारी और भारी मिकदार में मनशियात की खेप जबत, पुलिस एहलकार भी इसमें गिरफ्तार, क्या कहेंगे? शुक्रिया यहिया जी। मैं तो पहले जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला और अभी ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ा मॉड्यूल जो ड्रग स्मगलिंग का मॉड्यूल है, इसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ही केस में गिरफ्तारी अमल में लाई है। इसमें इस मॉड्यूल का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान से पाया गया है, क्योंकि एक शख्स जो जिसका नाम शाकिर अली खान है और वो कुछ अरसा यहाँ पे 90s में और अर्ली 2000s में यहाँ पे एक्टिव टेररिस्ट भी रहा। अब वो केरन का रहने वाला और पाकिस्तान में दोबारा सेटल हुआ है और वहाँ से मनशियात और आर्म्स एम्यूनिशन की जो खेप्स हैं वो यहाँ के लिए खेप जो है वो यहाँ के लिए स्मगल इन करवाता है। उसका बेटा जो है तहमीद, जिसको कि इस केस में गिरफ्तार किया गया है, उसके घर से कुछ नारकोटिक्स बरामद भी हुआ है और वो उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे कुपवाड़ा और बाकी दीगर इलाकों में, जिसमें बारामूला भी शामिल है, यहाँ पे मनशियात की जो है वो स्मगलिंग करके और पैडलिंग करते हैं, जो यहाँ के नौजवानों में नशा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और पैसा कमाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। अभी तक 17 लोगों में जो गिरफ्तारी अमल में लाई है उसमें 5 पुलिस के एहलकार भी हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं 2, और इसके अलावा एक कंट्रैक्टर भी है और बाकी कुछ यहाँ पे जो सिविल लड़के हैं वो भी शामिल हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका ओरिजिन पाकिस्तान से इसलिए भी है क्योंकि हमारा ज़िला जो है वो कुपवाड़ा पूरा LOC पे लगता है और जब भी हम कोई बड़ी मिकदार में जो भी रिकवरीज कर रहे हैं नारकोटिक्स की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही उसका ओरिजिन हो रहा है। और ये एक बड़ा चिंता का विषय भी है क्योंकि यहाँ पे पहले जो यूथ टेररिज्म में इन्वॉल्व था, अब वो टेररिज्म को छोड़ के पीस के रास्ते पे जब चलना शुरू किया है, तो पाकिस्तान की कोशिश है कि ये इस यूथ को किस तरीके से दोबारा डिसओरिएंट किया जाए और यहाँ के बच्चों को नशाखोरी में किस तरीके से मुतला किया जाए। उसके लिए अब जो दूसरा उनने हथकंडा अपनाया है उसमें नारकोटिक्स का जो है वो पंपिंग की जा रही है। यानी कि आपको लग रहा है कि मिलिटेंसी को जन्म देने के लिए अब ये नार्को टेररिज्म वो भी उसकी एक बड़ी शुरुआत जो है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हो रही है? देखिए, नार्को टेररिज्म के भी केस आए हैं और जिसमें हथियार और नारकोटिक्स दोनों बरामद हुए हैं, या सिर्फ नारकोटिक्स ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जब भी हम अगर तफ्तीश में किसी ओरिजिन पे पहुंच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट हैंडलर है वही सप्लाई कर रहा है, जिसका साफ जाहिर है कि ये टेररिज्म का एक पार्ट
बन गया है नारकोटिक्स भी, और इससे जो फंड जनरेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। एसपी साहब, एक और बात हमने आपसे जानने की कोशिश की, जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आज पुलिस के एहलकार भी इसमें शिकंजे में आ गए हैं, यानी कि उनको भी बख्शा नहीं गया, तो किस तरह का संदेश है कि जो कौम के मुहाफिज है उनके खिलाफ भी कार्रवाई? देखिए, इसमें पहले भी इस साल में कुछ सिविल मुलाजिम भी अरेस्ट हुए हैं, आज पुलिस वाले भी अरेस्ट हुए हैं, तो इसमें हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कभी भी जो चाहे डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप है या कहीं और जगह पे है, जो गैर कानूनी काम कर रहा है और उसको किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी। या पुलिस वाले आखिर इन्वॉल्व किस तरह हो जाते हैं? कौन सा लालच इनके जहनों में रहता है कि पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? जी एसपी साहब, जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें किस तरह की लालच मिल रही है, कैसे वो इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? विशाल साहब, देखिए, नारकोटिक्स ओवरऑल ये बड़ा क्विक मनी जो है वो देता है, और क्विक मनी भी हाई रिटर्न्स पे है, तो किसी भी एक स्वाभाविक है कि किसी की भी लालच जो है वो पैदा हो सकती है, लेकिन चूंकि हम लोग जो है वो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के अशखास हैं, और मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का दायरा जो भी क्रॉस करेगा वो कहीं ना कहीं उसको, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे या चाहे क्रिमिनल, क्या पुलिस को भी इंटरनल इंक्वायरी की जरूरत है डिपार्टमेंट वाइज? क्या पुलिस को भी इस तरह की इंक्वायरी करनी चाहिए कि इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है? देखिए, वो हमारे मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस हैं, जब भी कहीं शिकायत मिलती हैं उन पे अमल भी किया जाता है, उन पे एक्शन जो डिपार्टमेंट के जो रूल बुक है उसके हिसाब से एक्शन भी लिया जाता है, बाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाई करने की जरूरत होती है वो भी की जाती है, और वो मुझे क्या लगता है बड़े लेवल के अफसरान भी शामिल हो सकते हैं इसमें? रेस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी शेयर करते हैं। विशाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करा है कि जिस तरह निचली सतह पर आज पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनके तार कई बड़े अफसरों के साथ तो जुड़े नहीं होंगे? देखिए, अभी इंक्वायरी जो हमारी चल रही है, तफ्तीश जो है चल रही है, अगर कल को कोई भी बड़ा अफसर भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो वो भी इसमें उसी तरीके से, कानूनी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जैसे इनके खिलाफ की जा रही है। साहब, लास्ट पे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कड़ा पैगाम मंशियात फरोशी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या हो? कड़ा पैगाम यही है कि या तो सुधर जाएं या फिर कानूनी शिकंजे में फंसने के लिए तैयार हो जाएं, और हम किसी भी हद तक नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वचनबद्ध है, और हम इस पे रिलीजियसली काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस साल भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है, इसके अलावा भी कुपवाड़ा जिले के अलावा बाकी पूरे यूटी में भी अच्छी कार्रवाई हुई है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग इस पे कमिटेड हैं काम करने के लिए, और इस पे लोगों का भी काफी ताउन मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इसको कंट्रोल ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, यही आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और इस खबर पर भी हम फिर से नजर डालेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।